Hello dear students, in this lecture we started a new unit 3rd, anti-tubercular agent. Firstly we start anti-tubercular agent. We known about the what is tuberculosis. पहले हमें ये देखना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है. तो ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्टियस डिसीज यूजुअली कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. दैट इज़ अफेक्ट द लंग्स बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ बॉडी. ये लंग्स के ऊपर मेनली कहाँ अफेक्ट करती है, लंग्स के ऊपर अफेक्ट करती है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है. मोस्ट इन्फेक्शंस डू नॉट हैव सिम्टम इन विच केस इट नोन एज लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस. कुछ केसेस में क्या होता है कि सिम्टम्स नहीं आते हैं. अब सिम्टम्स कैसे, जैसे कि लगातार खांसी आना, कफ रहना बॉडी में, फीवर जैसा लगना या वेट लॉस हो जाना या वेट गेन हो जाना, ये सब सिम्टम्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के. तो जब ये नहीं आते हैं तो वो क्या कहलाता है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस. लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन means a patient is infected with mycobacterium tuberculosis but the patient does not have active tuberculosis. उन्हें ट्यूबरकुलोसिस रहता है उनकी बॉडी में. जब हम लोग टेस्ट करते हैं टीबी टेस्ट तो क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो तो मिलता है बट कोई सिम्टम्स नहीं आते. जैसे अभी कोरोना है तो कोरोना में कई लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं, कई लोगों को सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं. बहुत सारे को फीवर आ रहा है, कफ जैसा है, सूखी खांसी हो रही है और स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, बट उन्हें कोरोना, जब वो कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं तो कोरोना पॉजिटिव आ रहा है. सेम इसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस में भी है कि उन्हें सिम्टम्स नहीं आते हैं बट उनकी जब टेस्ट होता है तो उनके इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंस रहता है. अबाउट 10% ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन प्रोग्रेस to active disease which is left untreated kill about half of those infected. The classic symptoms of TB are chronic cough. देखो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं टीबी के, यहाँ पे दिया है. जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि कफ रहता है, क्रोनिक कफ रहता है, फीवर रहता है, नाइट स्वेट होता है और वेट लॉस होता है. ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन पीपल who have active tuberculosis in their lungs cough, speak or sneeze. People with latent tuberculosis do not spread the disease. जिन्हें जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस होता है, अगर वो स्नीच करते हैं, स्पीक करते हैं, स्पीड करते हैं तो क्या होता है, वो उसे स्प्रेड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके इसमें बैक्टीरिया है. अगर वो स्नीच करेंगे या जैसे छींकेंगे, खांसेंगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो कफ के थ्रू बाहर आएंगे और बाहर आके जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी हो सकता है. तो इस तरह से स्प्रेड होता है. बट अगर किसी को लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है तो वो डिसीज़ को स्प्रेड नहीं कर सकता. एक्टिव इन्फेक्शन ऑकर्स मोर ऑफ्टन इन पीपल विथ HIV एड्स एंड इन दोज हु स्मोक. ये मेनली किस में होता है, जो स्मोकिंग करते हैं उनमें मेन होता है. डायग्नोसिस ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, तो किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, तो चेस्ट का एक्सरे करा जाता है एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाया जाता है, कल्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड का. डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस रिलीज ऑन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट TST और ब्लड टेस्ट. Mycobacterium are designed as transition form existing between bacteria or fungi. The Greek prefix myco means fungus. ये क्या है, बैक्टीरिया भी है और फंजाई भी है. तो माइको मीन्स क्या होता है, फंगस. एलल्डिंग टू वे माइकोबैक्टीरिया have been observed to grow in a mold-like fashion as on the surface of culture. It has a positive gram strain and spiroclete spin. Mycobacterium refer to genus of acid-fast organism.
अब ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस का जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? तो रॉबर्ट कॉच ने की थी। एल्बर्ट कैलमेट एंड कैमाइल Guerin achieved the first genuine success in immunization against tuberculosis in 1906 using attenuated bovine strain tuberculosis. It was called Bacilli calmette Guerin, the BCG, and BCG vaccine was first used on human in 1921 in France. अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो रॉबर्ट कॉच ने करी थी। और एल्बर्ट और कैमेली ने क्या करा था? द फर्स्ट जेन्युइन सक्सेस इन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, की जो इम्यूनिटी जो थी, मतलब जैसे जो वैक्सीन बनाई थी, बीसीजी वैक्सीन जो बनाई थी वो इन्होंने बनाई थी। और ये फर्स्ट ह्यूमन के ऊपर कब ट्राई करा गया था? 1921 में। और कब करा था? फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में। कंपैरिजन बिटवीन सेल एनवेलप ऑफ माइकोबैक्टीरियम एंड अदर बैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। नाउ कम्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड ड्रग एंड रिवर्स ड्रग। मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग सबसे पहले एक क्लासिफाइड है, दो मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी बोल सकते हो। फर्स्ट है फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकंड है सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग सबसे मेनली क्या है? आइसोनियाजाइड। आप सबको भी पता है कि ट्यूबरकुलोसिस में सबसे फर्स्ट ड्रग जो दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? आइसोनियाजाइड। देन फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड। देन सेकेंड ड्रग है एथियोनामाइड, पेरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पाबा नहीं बोलते, पेरामिनो सैलिसिलिक एसिड, ऑफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, साइक्लोसैरिन, एमिकासिन, केनामाइसिन, वियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। ये सब ड्रग है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग कौन कौन सी है? आपको फर्स्ट लाइन ड्रग याद होनी चाहिए और सेकंड लाइन ड्रग भी याद होनी चाहिए। नाउ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर क्लासिफाइड एज, इन्हें और किस तरह से क्लासिफाइड करा जाता है? तो स्टैंडर्ड ड्रग और रिवर्स ड्रग। स्टैंडर्ड ड्रग में दो तरह से है, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। आप सबको पता है बैक्टीरिसाइडल मतलब, साइडल मतलब किल करना, स्टैटिक मतलब ग्रोथ को रोकना। तो जो किल करता है बैक्टीरिया को, उसको वो कौन कौन से ड्रग है? तो आइसोनियाजाइड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, वही आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी है? तो इथैम्ब्यूटोल, थायासीटाजोन, कैप्रियोमाइसिन, केनामाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरिन, पेरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। बैक्टीरिसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक में डिफरेंस सबको पता है। अब हम बात करेंगे आइसोनियाजाइड की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोनियाजाइड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। इसका नाम है सिंथेसिस 4 पिकोलिन। दिस इज द 4 पिकोलिन रिएक्ट विथ कैमेनोफोर। जब ये कैमेनोफोर के साथ में रिएक्ट करेगी तो आइसोनिकोटिनिक एसिड बनाएगी, आइसोनिकोटिनिक एसिड। देन फिर ये H2SO4 और C2H5OH इथेनॉल की प्रेजेंस में इथाइल आइसोनिकोटिनेट बनाएगी। तो ये जो इथाइल ग्रुप है ये कहाँ अटैच हो जाएगा? इसकी जगह पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बाहर आ जाएगा H2O बन के। देन फिर जब हम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं इथाइल आइसोनिकोटिनेट के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2। दिस इज द हाइड्रोजन के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो इथाइल की जगह पे क्या हो जाएगा? हमारा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोनियाजाइड।
और क्या बोलते हैं, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। मैकेनिज्म क्या है इसका, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। इट कॉज अ डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ, इसका कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन माइट इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ निकोटिनामाइड बाय आइसोनियाजाइड इन अन एंजाइम। बेसिकली आइसोनियाजाइड इज़ अ प्रोडक्ट। क्या है ये, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होती है, जो कि हमारी बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होकर देन फिर हमारी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो कि पहले क्या रहती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। फिर जब वो मेटाबोलाइज हो जाती है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। बेसिकली आइसोनियाजाइड इज़ अ प्रोडक्ट एंड इज़ एक्टिवेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोनिकोटिनल्डिहाइड। आइसोनिकोटिनल्डिहाइड की प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीडाइज होती है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है आइसोनिकोटिनिक एसिड, आइसोनिकोटिनामाइड में। द एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैटालाइज peroxide responsible for oxidation, which is found in bacilli. This inactive enzyme drug complex try to change the metabolism of protein, nucleic acid, lipid, and carbohydrate. Isoniazide is highly selective toward mycobacteria. The bacteria, this bacterial cell wall are made up of mycolic acid. ये जो माइकोलिक एसिड से बना होता है, माइकोलिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। इसकी सेल वॉल किससे बनी है, माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है, माइकोलिक एसिड के साथ बनी है। तो क्या करेंगे हम, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। जब माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा, सेल वॉल नहीं बनेगी। सेल वॉल नहीं बनेगी तो सेल वॉल कैसी हो जाएगी, थीन हो जाएगी, मतलब पतली हो जाएगी, जिस वजह से हम बैक्टीरिया को ईजिली किल कर सकते हैं। आइसोनियाजाइड स्पेसिफिकली इनहिबिट लॉन्ग चेन फैटी एसिड सिंथेसिस। ये क्या करते हैं, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड की जो लॉन्ग चेन है उसको क्या कर देते हैं, उसकी सिंथेसिस को रोक देते हैं। तो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं बनेगी। जब माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया अपने आप किल हो जाएगा। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। हम लोग इस तरह से देखते हैं यहाँ पे जो है, it caused the decrease of synthesis of mycolic acid. Mycolic acid is a constituent of mycobacterial cell wall that is through the responsible for the acid fastness of the bacteria. This is the, ये क्या करता है, आइसोनियाजाइड प्रोड्रग है जो कि ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में ये क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स विथ ACPM. ACPM is acyl carrier protein and KSA is beta catoacyl carrier protein synthesis. देन ये क्या करता है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड का बायो ट्रांसफॉर्मेशन एसाइलेशन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल आइसोनियाजाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देन फिर एसिटाइल आइसोनियाजाइड एमिडेज की प्रेजेंस में एसिटाइल हाइड्राजिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन फिर ये डाई एसिटाइल हाइड्राजिन में कन्वर्ट हो जाता है। एडवर्स रिएक्शन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इलेवेटेड सीरम ट्रांसफेट, बिलीरुबिन के साथ में जॉइंडिस, हेपेटाइटिस, दिस आर द, ये सब क्या है, आइसोनियाजाइड के एडवर्स इफेक्ट है, जो इफ़ेक्ट हमें नहीं चाहिए होते हैं। और अगर वो इफेक्ट होते हैं तो क्या हो, उसे क्या कहते हैं, हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, जॉइंडिस हो सकता है, और मतलब बिलीरुबिन का क्या होता है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है, नौशिया, वॉमिटिंग, दिस आर द एडवर्स इफेक्ट। डोज क्या होगा इसका, 300 mg वंस डेली। एक्टिव इन्फेक्शन में 5 mg पर kg डेली, मैक्सिमम 300 mg वंस डेली। इथैम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथैम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड।
ये उसका स्ट्रक्चर है, इसकी सिंथेसिस है। तो डाइक्लोरोइथेन की जब रिएक्शन करवाई जाती है 1 to डाइक्लोरोइथेन की रिएक्शन 2 अमीनो ब्यूटेन के साथ में जब करवाते हैं ब्यूटेन 1 ऑल, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं 2 अमीनो ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं, के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे HCl के, यहाँ से HCl के 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और ये क्या करेगा आपस में रिएक्शन करेगा। ये 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के, ये क्या हो जाएंगे इसके साथ में बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ से क्या निकलेगा Cl निकलेगा और HCl निकलेंगे और हमें मिलेगा इथेन ब्यूटेनॉल ब्यूटॉल HCl। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट कॉज इनिबिशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम अराबिनोसाइल ट्रांसफरेंस which is involved in polymerization reaction of arabinoglycan which is essential compound of mycobacterium cell wall। ये क्या करता है इनिबिट कर देता है एंजाइम को, अराबिनोसाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम को क्या कर देता है इनिबिट कर देता है, जो कि क्या विच इज़ इन्वॉल्व इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड अराबिनोग्लाइकेन के लिए क्या रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो यहाँ पे इथेन ब्यूटेनॉल दिया हम लोगों ने, तो वो क्या करेगा कॉज इनहिबिशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम अराबिनोसाइल ट्रांसफरेंस को क्या करेगा ये इनहिबिट कर देगा, इन्वॉल्व इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अराबिनोग्लाइकेन। इट ऑल्सो थ्रो द टू इनहिबिट RNA सिंथेसिस। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? इट is well absorbed form of gut. It is well distributed throughout the body. Peak level is 2 to 5 microgram per ml is issued in 2 to 4 or it can cross the blood-brain barrier when the meninges is inflamed. 20% of metabolites are excreted in feces and 50% of excreted in यूरिन। थेरापेटिक यूजेस क्या है? तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में यूज़ होती है। डोजेस क्या है इसके? तो 15 mg पर kg पर डे। एडवर्स इफेक्ट क्या है? फीवर, स्किन रैशेस, दिस इज़ द एडवर्स इफेक्ट। नाउ पायराजिनामाइड, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पायराजिनामाइड। इसकी सिंथेसिस क्या है? पायराजिन 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं यूरिया के साथ में तो क्या होगा NH3 रिमूव होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी और हमें क्या मिलेगा पायराजिनामाइड। यहाँ से NH3 निकलेगा और यहाँ से CO2 निकलेगी और यहाँ से क्या निकलेगा ये जो रहेगा NH2 ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पायराजिनामाइड डिफ्यूसेस इनटू द ग्रैन्युलोमा ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वेयर द ट्यूबरकुलोसिस एंजाइम pyrazinamidase convert pyrazinamide to active form pyrazinoic acid under acidic condition। देखो क्या होगा पायराजिनोइक एसिड जो रहेगा वो क्या करेगा माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा जिस और क्या करेगा डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, जो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है उसको क्या कर देगा डिस्टर्ब कर देगा। तो उस वजह से क्या होगा जो ट्यूबरकुलोसाइडल क्या होगा इफेक्ट होगा। अंडर एसिडिक कंडीशन pH 5 to 6 the pyrazinoic acid that slowly leak out convert to the protonated conjugated acid which is thought to diffuse easily back into bacilli and accumulate. The net effect is that more pyrazinoic acid accumulate inside the bacillus at acid pH than at neutral pH. Pyrazinoic
acid was thought to inhibit the enzyme fatty acid first, which is required by the bacterium to synthesize fatty acid. Now pharmacokinetic, absorb orally लेते हैं हम इसे. It crosses inflamed, meaning it is essential part of the treatment of tuberculosis meningitis. डोज क्या है? तो 20 to 35 mg पर kg, 3 to 4 इक्वल स्पेस डोज, मैक्सिमम 3 ग्राम डेली. एडवर्स इफेक्ट क्या है? कॉमन जॉइंट पेन, वॉमिटिंग, नोशिया, फीवर. दिस इज द नाउ. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेप्सोन से स्टार्ट करेंगे.